नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे तक हम आपको खबरें बताएंगे जिससे आपका सरोकार है। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। पटना के दानापुर में बीजेपी के ब्लॉक पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। पार्टी का जोर सत्ता के खिलाफ आगामी चुनाव में रणनीति बनाने पर था, लेकिन बीजेपी नेताओं के निशाने पर यहां भी नीतीश कुमार ही रहे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, अटैक सीधा नीतीश सरकार पर नाकामियां गिनाने और भ्रष्टाचार के मुद्दों के हावी होने को लेकर किया गया। सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। बीजेपी के ब्लॉक पंचायत सदस्य कार्य समिति की बैठक पटना के दानापुर में आयोजित की गई। पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। इन बातों पर जोर दिया गया कि बीजेपी ग्रामीण इलाके के पंचायत स्तर पर कैसे और किस तरह से प्रभावी भूमिका में आए। पर जब मीडिया से सवालों का सामना हुआ तो बीजेपी नेताओं का गुस्सा नीतीश सरकार के खिलाफ भड़क उठा। पहले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश को चुनौती कुछ इस अंदाज में दी। ये बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य में कहीं लोगों को बरगला के मैं चुनाव निकाल सकूं तो चांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये बिहार छोड़ के भागने के फेर में है। खुला चुनौती देते हैं कि मुख्यमंत्री जी हिम्मत है, जिस नालंदा की धरती पर आपने जन्म लिया है उस नालंदा से चुनाव लड़िए और चुनाव आपको वहां की जनता हरा देगी, क्योंकि वहां की जनता के भावना को आपने कुचला है। जंगल राज को जनता राज बता करके आपने गुंडा राज में तब्दील कर दिया है। बाहरी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की बोलने की आई तो बिहार में लूट, भ्रष्टाचार और अफसरशाही के हावी होने का आरोप लगाया गया। बताने की कोशिश सम्राट चौधरी ने की कि कैसे 18 साल के नीतीश के शासनकाल में माफिया सरकारी तंत्र पर हावी हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश बाबू के राज में आज जिस तरह गुंडा राज, बालू माफियाओं का राज, शराब माफियाओं का राज चल रहा है, जमीन माफियाओं का राज है, यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि सत्ता का संरक्षण। बिहार की खराब कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को गिनाने की कोशिश हुई। बताया गया सरकारी तंत्र पर भ्रष्टाचार हावी है और सरकारी पैसों की लूट अफसरशाही की वजह से हो रही है। और भ्रष्टाचारियों पर काबू कराने की कोशिशों में कैसे पुलिसिया तंत्र फेल है, ये भी बताया गया। जाहिर तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमलावर रुख सोची समझी रणनीति के तहत ही अख्तियार किया गया है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि सरकार पर क्यों हमलावर है बीजेपी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बिहार सरकार पर काफी हमलावर है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बिहार की खराब शिक्षा और स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया जा रहा है। सरकार की नीतियों को लेकर भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सरकार काम से ज्यादा सियासत कर रही है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार लंबे वक्त तक सत्ता चला चुके हैं। 2014 से पहले नीतीश कुमार से बीजेपी के संबंध बिगड़े। 2017 में फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए और सरकार बना ली, लेकिन सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अपने हिसाब से गठबंधन बदलते रहे। बीजेपी नीतीश कुमार पर सियासी फायदे नुकसान की सियासत करने का आरोप लगा रही है और एक बार फिर से बीजेपी के सभी बड़े नेता नीतीश सरकार पर हमलावर हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। चुनावी साल में बिहार में शिक्षकों की बहाली भी अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। टीचर को लेकर आए दिन नेता एक दूसरे पर हमला करने से नहीं चूकते। ऐसे में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब इस पर भी प्रदेश की सियासत बेहद गर्म हो गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक
जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। इस बार मांझी ने मुद्दा बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का उठाया है और नीतीश सरकार पर युवाओं से अपने स्वार्थ के लिए सौदेबाजी करने का आरोप लगाया है। मांझी ने पहले अपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखा कि उत्तर प्रदेश के जेडीयू नेताओं की नीतीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात ने साबित कर दिया कि शिक्षक नियुक्ति परिणाम में अन्य राज्यों के लोगों के चयन के बहाने जेडीयू उन राज्यों में अपना विस्तार चाहती है। फूलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन पहले ही मांझी ने शिक्षक बहाली परीक्षा और रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप भी लगाया था और पूरे मामले की जांच की मांग की थी। यहाँ रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद उनके दस्तावेज को पुनः वेरिफिकेशन करवाते हैं और सत्यापित कराते हैं, ये क्या मतलब है? इसमें कहीं न कहीं अनियमितता की बू आती है। सबूत है हमारे पास कि काफी धांधली हुई है। इस धांधली को सुधार करना चाहिए। पर अगले ही दिन मांझी के पोस्ट के बाद सियासत गर्म हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बाहरी लोगों के रिजल्ट में सबसे ज्यादा फूलपुर से रिजल्ट है, तो महागठबंधन ने मांझी पर ही हमला बोला है। जब रिजल्ट आया तो 20% रिजल्ट बिहार के बाहर के छात्रों के हैं और उसमें भी फूलपुर और उसके आसपास के इलाकों के रिजल्ट ही ज्यादा हैं। नीतीश कुमार जी पे एक तरफ फूलपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब बिहार में नौकरियां मिली तो फूलपुर और उसके आसपास के इलाकों के बहुतायात रिजल्ट आ गए। जीतन राम मांझी जी छोटी बुद्धि के और बेहद स्वार्थी आदमी है। आप दिल्ली के सचिवालय में जाके देखिए, आधे के करीब बिहारी नौकरी करते हैं। इस तरह से अगर बात कीजिएगा तो दूसरे राज्य भी तो बिहारियों को नौकरी देना बंद कर देंगे, तब क्या होगा? तो राजनीति में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए हमारी पार्टी हमारे नेता के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि उन्हें मालूम चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने वाली है। कि जो वादा किया वो पूरा किया जा रहा है और बीजेपी को नहीं दिख रहा है, तो बीजेपी बताए कि बीजेपी शासित राज्यों में आखिर क्यों नहीं नौकरी देने की व्यवस्था की गई, क्यों जुमलेबाजी की गई। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़े मामले पर जिस तरह से सियासत तेज हो रही है, उससे साफ है कि सरकार के खिलाफ एनडीए के नेता बहाली और गड़बड़ झाले को चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप शिक्षक बहाली वाली मांझी की मांग को समझिए। चुनावी साल में बिहार में शिक्षकों की बहाली एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। टीचर को लेकर नेता एक दूसरे पर हमला करते हैं। जीतन राम मांझी ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं और नियुक्ति प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं। यूपी के अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास करने का आरोप नीतीश सरकार पर लगाया जा रहा है और इसके साथ ही शिक्षक बहाली परीक्षा में धांधली का आरोप भी जीतन राम मांझी लगा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने पूरे मामले की अब जांच की मांग कर दी है। इसके साथ ही 2 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही गई है, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। अब मांझी की मांग को बीजेपी का भी समर्थन मिल चुका है। चुनावी मुद्दा बनाने में एनडीए के नेता कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और इस बार शिक्षक बहाली का मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आज 20 साल की हो गई। 18 साल से बिहार की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू अपनी स्थापना की 20वीं सालगिरह मना रहा है। जेडीयू नेता काफी उत्साहित हैं। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनके नेता नीतीश कुमार की अगुवाई में न सिर्फ जेडीयू और भी मजबूत होगा, बल्कि बिहार में विकास के मार्ग पर तेजी से आगे भी बढ़ेगा। सत्ता के साथ ही आरजेडी नेता जेडीयू को शुभकामना दे रहे हैं, तो पुराने साथी जेडीयू को एक गैंग बताकर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कि इतने विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं और निश्चित रूप से हमारे नेता जो यहां से जो आगाज किए हैं ये बिहार की धरती से, और ये पूरा इसका प्रभाव जो है ना देश पर है। कोई चेहरा है क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा? सब लोग कहते हैं, आप उस नजर से नहीं देखिए कि सीट हमारा कम क्यों आया। बहुत सारी खामियां हैं। जो खंजर भोगने का काम किया,
हमारे ही नेता के कंधे पर चढ़ के आज कहां से कहां पहुंच गया, ने पीछे से खंजर भोंकने का काम किया। हम उस चीज को दोहराना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात है कि जिस मूलभूत बातों को लेकर जेडीयू बनी थी, उसका जिसको बोलते हैं एक सार्थक स्वरूप देखने को मिलता है। बदला हुआ बिहार देखने को मिलता है, विकास दर 10.98 देखने को मिलता है, 2,65,000 करोड़ का बजट हो गया बिहार का। जो सड़कें हैं, बिजली है, जो एक समाज को, व्यक्ति को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, पानी है, उस सब की व्यवस्था हुई है। जनता दल जो इस मुकाम तक पहुंची है, जनता दल से अलग होने के बाद आज भी जनता दल परिवार के साथ ही उन नीतियों के साथ हैं जो नीतियां सदैव देश हित और राज्य हित में आगे बढ़ा है। तो हम लोग की शुभकामना है कि जनता दल परिवार जहां भी रहे, सामाजिक न्याय की नीतियों में सदैव आस्था रखे और आगे बढ़े। ये गैंग है, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता होता है नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष को पता होता है क्या? देखिए, वहाँ कोई पता नहीं है। एक नेता पलटी मार सिद्धांत, पलटी मारने का सिद्धांत है, उसी को जनता दल यूनाइटेड कहते हैं। कोई यूनाइटेड नहीं है, एक नेता है जिनका बोझ बिहार की जनता उठाने का काम कर रही है। तो एक तरफ जेडीयू जश्न मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जारी है। अब आप इसके मायने समझिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 20 साल पूरे हो गए हैं। 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और जेडीयू उल्लास के साथ ही अपनी 20वीं सालगिरह मना रहा है। जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार को लेकर काफी उत्साहित हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई में पार्टी के मजबूत होने की उम्मीद जता रहे हैं। सत्ता के साथ ही आरजेडी नेता भी जेडीयू को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जेडीयू के महत्व को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है। जेडीयू को एक गैंग बताकर भड़ास भी निकाला जा रहा है। जेडीयू के स्थापना दिवस पर सियासत तेज जरूर है, लेकिन जेडीयू के नेता काफी ज्यादा उत्साहित हैं और आज 20वीं सालगिरह बड़े उत्साह के साथ मनाया भी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने जुबानी हमला बोला है। तेजस्वी यादव के जापान दौरे पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि वे जापान दौरे पर जाएं या अंटार्कटिका जाएं। आने वाले महीनों में दिख जाएगा बिहार को क्या फायदा हुआ है। गरीब जनता के टैक्स के पैसों का क्या हुआ, मिट्टी पलीद हुई या आटा गीला। या अंटार्कटिका चले जाएं, उनकी जो अपनी समझ है, अगर बिहार के लिए जापान से लाकर कुछ करा पाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माँ और बाबूजी यहाँ 15 साल शासन में रहे, तब तो न कोई जापान से आया न जर्मनी से आया। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल समर्थन है। लेकिन जापान आप घूमने गए हैं, आकि जापान से कुछ बिहार के लिए लाने गए हैं, वो तो जब वो जापान से लौटेंगे और आने वाले महीनों में ही दिखेगा कि उनके जापान जाने से बिहार का कुछ फायदा हुआ कि इस गरीब जनता के टैक्स का पैसा का और मिट्टी पलीद हुआ और आटा गीला हुआ। वहीं प्रशांत किशोर के बयान पर आरजेडी की ओर से भी पलटवार किया गया है। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि प्रशांत किशोर एजेंट की भाषा बोलते हैं, उन्हें राजनीतिक बयान देने का हक नहीं है। जापान की यात्रा मील का पत्थर साबित होगा और इससे बिहार विकास की श्रेणी में, पर्यटन के क्षेत्र में अव्वल नंबर पर आ जाएगा। इसी कारण से उनको बेचैनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जी, आप तो पीआर एजेंसी चलाते हैं, आपको राजनीतिक रूप से अराजनीतिक बातें जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पीआर एजेंसी वाली ही भाषा होती है। और बिहार में इन दिनों बयान पर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी विधायक के मां दुर्गा पर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज है। बीजेपी ने इसको लेकर आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। तो आरजेडी का कहना है कि वो इस तरह की बयानबाजी का समर्थन नहीं करती। तो कांग्रेस और जेडीयू भी इस तरह के बयान से बचने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहना लालू यादव के एक बड़े राजनीतिक योजना का हिस्सा है और वो योजना है मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के एकीकरण की। सही मायने में तो सांप्रदायिकता लालू यादव और उनका गैंग फैला रहा है। राजद के लोग और उनके साथी बार बार सिर्फ और सिर्फ
सनातन के खिलाफ बोलते हैं। हम जिस धर्म को मानते हैं वो मेरा व्यक्तिगत मामला है और वो अपने धर्मों के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और हर धर्मों का आदर करते हैं, ये हमारी विचारधारा में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी उन्माद को बढ़ावा देती है। धार्मिक उन्मादे हिंद के संस्थापक है भारतीय जनता पार्टी। किसी भी नेता किसी भी पार्टी के हो, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अहम भूमिका सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनकी सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी यही बनती है। अनर्गल बयानों से बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या जनप्रतिनिधि हो या पॉलिटिकल पार्टी से वो कंसर्न हो या उसका सामाजिक सोशल लाइफ हो, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि इस तरह का वो वक्तव्य दे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीपीएससी का फर्जी परीक्षार्थियों पर बड़ा एक्शन। अगले 5 साल तक ये सभी परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। फर्जीवाड़ा करने वालों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये बड़ा एक्शन लिया गया है बीपीएससी की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखिए परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक के बाद पहला ऐसा बड़ा एक्शन है आयोग के द्वारा, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और एक से बढ़कर एक गड़बड़ियां भी सामने आ रही है। ऐसे में आयोग ने अभी फिलहाल जो परीक्षा में शामिल मुन्ना भाई थे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और 20 मुन्ना भाई जो दूसरे के बदले जो है परीक्षा में शामिल हुए थे और कई का इसमें खबर आ रही है कि रिजल्ट भी आ गया है और कई जो है परीक्षा के दौरान जो है फर्जीवाड़ा किए थे। तो एक तरह से सत्यापन के दौरान ये लोग पकड़ में आए हैं और कुल मिलाकर 20 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी सूची जारी की गई है और सभी को अब 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगामी सभी परीक्षाओं से अब जो है इन लोगों को अब बैन लगा दिया गया है परीक्षा पर और एक बड़ी कार्रवाई की गई आयोग के द्वारा। उम्मीद की जा रही है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी जो फर्जीवाड़ा हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट में उस पर भी आयोग बड़ी कार्रवाई करेगा। चलिए रजनीश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। नीता अंबानी को परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए साल 2023 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान को लेकर नीता अंबानी ने आभार जताया। कार्यक्रम में नीता अंबानी ने कहा कि पुरस्कार को पाकर बेहद सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। रिलायंस फाउंडेशन के रूप में हम भारत में 7.5 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं। नीता अंबानी ने महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चों को शिक्षित करना, सभी के लिए शिक्षा और खेल का अधिकार को सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। साथ ही ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर भी खुशी जताई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।